सब बच्चों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास के अंदर। तो इस क्लास के अंदर हम बात कर रहे थे, आपको पता होगा, चैप्टर पहला जो है आपका 12वीं फिजिक्स का। अगर आप 12वीं में हैं बेटा जी, तो आपकी जो फिजिक्स का सबसे पहला जो चैप्टर है उसको अपन पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं अपन उनको कर रहे हैं। तो ये सब बच्चों को पता है इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमने इससे पहले, आपको याद होगा, लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने लगभग 51 क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, काफी सारे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। आपको पता होगा ये जो प्रश्न हैं ये मैचिंग वाले हैं। तो इनमें हम मैचिंग की बात करते हैं। मैचिंग टाइप आपको पता ही होगा। आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, जैसे कि यहाँ स्टेटमेंट 1 और 2 है। और यहाँ पर इस साइड अगर आप देखें राइट हैंड साइड में, तो आपको 3 चीजें गिवन है। आपको कुछ आंसर किस तरह से देना है आपको बताना है। देखिए, जैसे ये फर्स्ट वाला जो है वो किसके साथ मैच कर रहा है, और जो सेकंड पार्ट है वो किसके साथ मैच कर रहा है। आप कमेंट में कुछ इस तरह से आंसर लिखेंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको किस तरह से लिखना है, मैंने आपको बता दिया है। तो आंसर देना स्टार्ट कर सकते हैं आप सब बच्चे। कोशिश कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। इधर देखिए क्या लिख रखा है, ग्लास रोड, ग्लास की रोड है बेटा जी, उसको हमने रब किया हुआ है सिल्क क्लॉथ के साथ, तो वो चार्ज हो जाती है। सर बिल्कुल पता है हमें, चार्ज हो जाती है। तो इसमें क्या लॉजिक होता है, वो फ्रिक्शन से होती है या कंडक्शन से या इंडक्शन से। फिर कहा एक मेटल का स्फीयर है, उसको चार्ज करते हैं बाय अनदर चार्ज स्फीयर बाय नो एक्चुअल कांटेक्ट, उसके पास दूसरा लेके नहीं आते। तो मैं आपको बता दूं बेटा जी, यहाँ पर इस प्रश्न की अगर अपन बात करते हैं, तो रबिंग से यानी फ्रिक्शन से चार्ज होती है ये, यानी फर्स्ट का ए ही सही है। और अगर आप बात करें मेटल स्फीयर को विदाउट कांटेक्ट किया, तो विदाउट कांटेक्ट के लिए इंडक्शन होता है, तो दूसरे का सी है। तो इस तरह से आपका सही आंसर आ जाता है। ठीक है ना, फर्स्ट के साथ ए मैच करेगा, सेकंड के साथ सी करेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, फ्रिक्शन में रबिंग का कंसेप्ट होता है, चीजों को रब किया जाता है, आपको पता हो। और अगर कंडक्शन की बात करें तो वहां बाय फिजिकल कॉन्टेक्ट होता है, वहां दो चीजों को आपस में कॉन्टेक्ट में लाना जरूरी होता है। और जो इंडक्शन होता है वो विदाउट कॉन्टेक्ट होता है। जैसे कंघे को जब हम सिर से रगड़ते हैं, तो वो चार्ज होने के बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है, वो इंडक्शन का ही लॉजिक है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन आपके सामने 53 नंबर क्वेश्चन। अगेन अगर आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में देखें, तो आपको 3 स्टेटमेंट्स दिख रही हैं, और आपको यहाँ बेटा जी राइट हैंड साइड के अंदर भी 3 स्टेटमेंट्स दिख रही हैं। मैच करना है, मैं पढ़ भी देता हूँ आपके लिए। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा जी ई, ठीक है, उसकी जो लाइनें होती है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक पॉइंट लाइक पॉजिटिव चार्ज की वजह से, यानी अगर आपके पास एक सिंगल प्लस का चार्ज है, इसकी फील्ड लाइंस रेडली इनवर्ड अंदर की तरफ होती है, रेडियस वाइज रेडली आउटवर्ड रेडियस की तरह बाहर की तरफ होती है, पैरेलल होती है चार्ज के, परपेंडिकुलर होती है चार्ज के। एंड कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ड्यू टू पॉइंट लाइक नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज के लिए कैसा होता है, यानी आपको बहुत ही आसान जो है ये क्वेश्चन दे दिया गया इस बार। तो बहुत आसान है, जल्दी से आप आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। बेटा जी मैं बना के बताऊं तो आपको शायद पता होगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कुछ इस तरह से बनाते हो, आपको शायद पता होगा, इस तरह से ही बनाई जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अब जरा देखिए, पॉजिटिव चार्ज से बाहर जाती हैं। और रेडियली वर्ड लिखने का मतलब आप समझ सकते हैं कि अलोंग रेडियस, अगर मैं इसको कंप्लीट करता हूं तो एक स्फीयर बनेगा, आप इसको 2D में बोले तो सर्कल, तो ये रेडियस का ही काम कर रही है लाइनें। नेगेटिव के लिए सेम एज इट इज ऐसा ही होता है, बस लाइनें जो है उनकी जो डायरेक्शन है बेटा जी वो कहाँ होती है, वो अंदर की तरफ हो जाती है। तो आप अगर देखें तो रेडली इनवर्ड आउटवर्ड तो आपको पहले दो में ही दिख रहा है। बस इतना है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड होता है और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड होता है। तो आप बता सकते हैं कि जो फर्स्ट है वो तो बी के साथ मैच कर रहा है, जो सेकंड है वो बेटा जी ए के साथ मैच कर रहा है। तो आपके आंसर भी यही है, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है, राजेंद्र भोपिया, वैष्णव राज है, प्रियंका मोनिका, बहुत सारे बच्चों का सही आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, देखिए सिंपल सिंपल चीजें हैं लेकिन बेसिक कंसेप्ट है, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और जल्दबाजी में ये गलत कर देते हैं। कहा गया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, तो वो किस तरह का है, क्या वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, क्या वो हमेशा रिपल्सिव होता है, या दोनों हो सकते हैं। और वहीं ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो किस तरह का फोर्स है, हमेशा अट्रैक्टिव होता है या रिपल्सिव। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आपका आंसर आ जाना चाहिए, फर्स्ट किसके साथ मैच कर रहा है और सेकंड किसके साथ मैच कर रहा है, आपने ये चीजें बतानी है। हाँ, तो
आप ना क्वेश्चन का नंबर भी आगे लिख दीजिए ना, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं बहुत सही है, आंसर उनके सही आ रहे हैं, लेकिन आप साथ में लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर। कई बच्चे लिख भी रहे हैं, जैसे 54 नंबर क्वेश्चन है ना, उसका आंसर जो है। तो फर्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको पता है वो अट्रैक्टिव रिपल्सिव बेटा जी दोनों हो सकता है, क्योंकि चार्जेस आपको पता है प्लस माइनस दोनों तरह के हो सकते हैं, चार्ज प्लस माइनस दोनों तरह के हो सकते हैं। तो प्लस माइनस है तो आपको पता है लाइक चार्ज तो है वो रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्ज होते तो वो अट्रैक्ट करते, तो फोर्स तो दोनों हो सकता है। फर्स्ट जो है वो सी के साथ मैच कर रहा है, और वहीं ग्रेविटेशनल फोर्स तो वो हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है, मास की वजह से लगता है, आपको पता है। तो कुछ इस तरह से सी और ई के साथ मैच कर रहे हैं, और आप सब बच्चों का सही आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरह से, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तो उसका यूनिट जो था बेटा जी वो वोल्ट पर मीटर था, है ना जी, वोल्ट पर मीटर था। तो ये इसके साथ सी के साथ मैच कर रहा है, ए वाला सी के साथ मैच कर रहा है। कलर ये ले लेते हैं, ठीक है। और अगर अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का देखो क्या होता है, आपको पता है वोल्ट पर मीटर को मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना करना पड़ेगा, तो इसका जो आ जाएगा वो वोल्ट मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ए का सी के साथ मैचिंग हो रहा है और बी का ए के साथ मैच हो रहा है। तो इस तरह से बेटा जी इसका सही आंसर आ गया। चलो बढ़ते हैं अगले पेज पर। तो अगला पेज आपका इंतजार कर रहा था कुछ इस तरह से, चार्ज बाई फ्रिक्शन और दूसरा चार्जिंग बाई इंडक्शन है, इनको आपने मैच करना है। ए किसके साथ मैच करेगा और बी किसके साथ मैच करेगा, आपने बताना है। जल्दी से आंसर बता दीजिए, आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा आंसर आने स्टार्ट हो गया। देखो, फ्रिक्शन, बोथ बॉडीज मस्ट बी चार्ज्ड, वन ऑफ द बॉडी शुड बी चार्ज्ड, बोथ बॉडीज मीन नॉट चार्ज। देखो क्या कहा जा रहा है, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन में दोनों चार्ज हो जाती है, तुम्हें पता है ना, दोनों ही चार्ज होती है, दोनों ही चार्ज होती हैं। तो चार्जिंग बाय कंडीशन के लिए पहले दोनों अनचार्ज होनी चाहिए, ठीक है। जो ए का वो सी के साथ ही आएगा, सॉरी आपने सही बताया था, किस बचे। अगला प्रश्न देखो इसका, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी ई जो है ना इसका डायरेक्शन ऑन एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। तो सबसे पहले एक डाइपोल बना लेते हैं, आसान हो जाएगा क्वेश्चन को समझना। तो देखो जी, ये एक डाइपोल है, ये यहाँ पर माइनस का चार्ज है, यहाँ पर प्लस का चार्ज है, और आपको पता होगा इस डाइपोल को मिलाने वाली ये जो लाइन है इसको एक्सियल लाइन कहा जाता है, जो मैं अभी बना रहा हूँ। कौन सी लाइन है ये, एक्सियल लाइन। और आपको शायद पता हो कि इसके ठीक परपेंडिकुलर ये जो लाइन है, जो मैंने रेड कलर से आपके लिए बनाई है, इस लाइन को इक्वेटोरियल लाइन कहा जाता है। अब आपसे इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ रहे हैं, है ना। तो मान लीजिए कोई पहले एक पॉइंट ये मान लेते हैं P1 एक्सियल पे, और एक यहाँ पर मान लेते हैं बेटा जी P2। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान, और आपको शायद आता भी है इस प्रश्न का जो आंसर है। देखते हैं आप मतलब बता पाते हैं नहीं बता पाते, यानी आपसे फील्ड की डायरेक्शन पूछिए। पहले पार्ट में देखो आपसे एक्सियल पे पूछा, तो दूसरा इक्वाटोरियल पे पूछा आपसे। हाँ जी, तो बता दें, देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले याद रखें कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, तो मैंने उसको पहले दिखा दिया। तो ये बेटा जी डाइपोल मोमेंट है, पी का डायरेक्शन। देखिए एक्सियल लाइन के ऊपर जिस तरफ डाइपोल मोमेंट है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, तो यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा। और अगर हम इक्वेटोरियल लाइन पे बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो अपोजिट होता है किसके, डाइपोल मोमेंट के। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा जी अपोजिट होगा। अब ऑप्शंस को देखें, पहले एक्सियल लाइन का पूछ रहे हैं, एक्सियल लाइन की कोई पॉइंट का, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, बिल्कुल ठीक कहा। डाइपोल मोमेंट देखिए जरा लेफ्ट से राइट है, तो ये भी लेफ्ट से राइट ही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो पहले के साथ मैच कर रहा है, बिल्कुल ठीक कहा। चलिए दूसरा देखिए, कहा कि इक्वेटोरियल लाइन पे, तो ये अपोजिट है, परपेंडिकुलर तो नहीं आएगा, है ना। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, बिल्कुल ठीक कहा, डाइपोल मोमेंट लेफ्ट से राइट है, और ये क्या है देखो जरा, राइट से लेफ्ट है, तो यानी तीसरा सही मैच कर रहा है इसके साथ। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हुआ फर्स्ट ए के साथ मैच किया, और जो सेकंड है वो आपका सी के साथ मैच किया, तो ये आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लें। आसान था ये, लेकिन देखो इन चीजों से सारी छोटी छोटी चीजें रिवाइज हो रही हैं। अब सोचो जरा, ये मैं क्वेश्चन स्पेशली आपके लिए ढूंढ के लाया हूं, क्योंकि इनसे सारी की सारी छोटी से छोटी चीज चैप्टर की रिवाइज हो रही है आपके, चाहे वो फॉर्मूला हो चाहे वो स्पेशल केसेस हो, बहुत यूजफुल है। 58 नंबर क्वेश्चन, कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड शीट। आपको पता हो बेटा जी, एक शीट है, एक प्लेट है, इनफाइनाइट है, मतलब वो साइज कितना भी हो सकता है, उससे किसी पी पॉइंट पे, उसके नजदीक कोई पॉइंट है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। फिर कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज स्फेरिकल शेल। आपके पास एक शेल है, वो चार्ज है, इस तरह से मान लीजिए वो चार्ज है, तो इसके सरफेस पे किसी पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके सरफेस पे अपन मान लेते हैं ये पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्यू पॉइंट है। तो इनके फॉर्मुलेज बताने आपने, कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए बच्चे, तो मैं आपके आंसर देख लेता हूँ इतनी
क्या आप सही आंसर दे रही हैं या नहीं दे रही? ठीक है, आंसर आने आपके स्टार्ट हो गए, बहुत अच्छा। देखिए, सबसे पहले इनफाइनाइट शीट के लिए जो फॉर्मूला होता है बेटा जी, वो होता है आपका सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ये है ना, किसी शीट के किसी पास में सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट होता है। इसमें ध्यान रखना, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता आप प्लेट से कितनी दूर हो। अच्छा, किसी स्फीयर के शेल के सरफेस पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज बेटा जी क्वांटाइज रहता है, बिल्कुल ठीक कहा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो फर्स्ट जो है वो बी के साथ मैच कर रहा है, और जो सेकंड है बेटा जी वो आपका सी के साथ मैच कर रहा है। तो दीज आर द राइट आंसर्स। क्वांटाइज्ड मीन होता है फिक्स, क्वांटाइज मतलब पैकेट की फॉर्म में रहना। पैकेट की फॉर्म में मतलब किसी भी बॉडी का जो चार्ज होता है ना, वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल होता है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज पे। यानी किसी भी बॉडी पे चार्ज होगा वो तो प्लस और माइनस होगा, वो हमेशा ई के मल्टीपल में मिलेगा। अब ई क्या होता है? 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम। इसके बेटा जी मल्टीपल में होता है हमेशा। ठीक है ना, इसका 1 टाइम्स हो सकता है, 2 टाइम्स हो सकता है, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, मतलब एन जो है वो एक हमेशा एक इंटीजर नंबर होगा। तो गोज लॉ और कुलम्स लॉ के बारे में और इधर साइड में आपको दे भी रखा है, तो बता दीजिए जल्दी से। आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं बहुत सारे बच्चों के, बहुत बढ़िया, शाबाश, सही है आंसर आपके, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो बहुत आसान प्रश्न है ये, बहुत आसान है। आपसे देखो कहा गया गोज लो, गोज लो आपको पता होगा फ्लक्स के बारे में होता है, और वो फ्लक्स जो है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये जो फर्स्ट है वो बी के साथ मैच कर रहा है, बी के साथ, क्योंकि टोटल चार्ज इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, और कूलम्ब्स लॉ जो होता है वो फोर्स बताता है दो चार्जेस के बीच में। तो ये सी के साथ मैच कर रहा है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो है आंसर आप निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 61। कहा गया कि देखो नेट फोर्स एक डाइपोल पे जीरो होता है। फिर से सुनना, एक डाइपोल पे लगने वाला नेट फोर्स जो है वो जीरो है। कहते हैं एक स्केल को रब करते हैं हम बालों के साथ, हेयर के साथ, वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है। ये दो स्टेटमेंट लिखी, और इधर क्या दे रखा है देखो, जीरो नेट फोर्स कब होगा? जब हम उसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, या फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, या चार्जिंग बाय इंडक्शन में। तो फिर से बहुत आसान प्रश्न है, और इससे ना एक बहुत अच्छा रिजल्ट भी सामने आ रहा है, जो सबसे मेन चीज है। तो आंसर फिर से आपके आने स्टार्ट हो गए, बहुत अच्छे, बहुत यूजफुल प्रश्न, बहुत यूजफुल क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर समझ ही लेते हैं। अब आपको कहा गया कि डाइपोल पर लगने वाला फोर्स जीरो, तो ये बेटा जी आपको पता होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ही ऐसा होता है। तो जो ए है, जो फर्स्ट है, वो बी के साथ मैच कर रहा है। और रबिंग आपको पता होगा, चार्जिंग बाई कंडक्शन, इससे ये हो जाता है। देखिए स्केल को रब किया, वो कागज को अट्रैक्ट करता है। तो चार्जिंग बाई कंडक्शन नहीं आएगा वैसे, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रब करने पे उसके चार्ज आ जाता है, उसके बाद वो इंडक्शन की वजह से अट्रैक्ट करता है। इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो यहाँ पर ये आना चाहिए, लेकिन इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यही सेट बैठ रहा है, तो ये सी इसका सही आंसर होता है। यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है आपको, वो ये याद रखनी है कि डाइपोल पे नेट फोर्स जो है वो जीरो कब लगता है? जब जो फील्ड हो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। कैसा हो? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। और अगर आपसे बेटा बोल दिया जाता कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नेट फोर्स जीरो नहीं होता, वो नॉन जीरो होता है। ठीक है, ये इस तरह से आप बातें याद रखेंगे और आसानी से समझ जाएंगे। सर कंडक्शन की जगह इंडक्शन, बिल्कुल मैंने बता दिया ना ये बात। तो चलो अगला क्वेश्चन देखो। कहा दो सिमिलरली चार्ज बॉडी है, एक जैसा चार्ज है दोनों पे, वो रिपेल करेंगी, वो अट्रैक्ट करेंगी, या कुछ भी कर सकती है। दो अपोजिटली चार्ज बॉडी, मतलब एक पे प्लस तो एक पे माइनस, को क्या करेगी? तो आसान क्वेश्चन है बहुत ही। आंसर आपके आने स्टार्ट हो जाने चाहिए कमेंट के अंदर। सब अच्छे कमेंट जरूर करके बताएंगे कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या है। तो बहुत अच्छा, सिमिलर वाले रिपेल ही करते हैं, आपको पता है, जिसको सिमिलर को अपन लाइक चार्ज भी बोलते हैं। लाइक चार्ज यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो प्लस प्लस या माइनस माइनस एक दूसरे को रिपेल ही तो करेंगे। तो फर्स्ट ए के साथ ही मैच कर रहा है। और अपोजिट चार्ज है यानी अनलाइक है, एक प्लस एक माइनस, तो वो बेटा जी अट्रैक्ट ही करते हैं। तो यानी ये बी के साथ ही मैच कर रहा है। तो फर्स्ट ए है, सेकंड बी है, तो इस तरह से ये सही आंसर होते हैं। चलो अगला प्रश्न देख लो, आपके सामने ये रहा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सुना जरा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, परपेंडिकुलर होती है लाइन ज्वाइनिंग दोनों चार्जेस के। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किस तरफ होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
मैच कर दीजिए, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला किसके साथ मैच कर रहा है जल्दी से बताएं, फिर मैं इसका आंसर आपके सामने पेश करता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे आंसर आना स्टार्ट हो गया, मतलब 63rd नंबर क्वेश्चन का बोला जा रहा है कि देखो लाइनें जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्लस वाले चार्ज से लाइनें जो है वो बाहर की तरफ ही तो निकलती हैं, जेडली आउटवर्ड जिसको कहा जाता है। और अगर हम माइनस के चार्ज की बात करें तो उसमें लाइनें अंदर की तरफ ही तो आती है नेगेटिव चार्ज के लिए। तो बिल्कुल ठीक कहा, और दो चार्ज हो तो प्लस से बाहर निकलेंगी, माइनस के अंदर एंटर करेंगी। तो पहला तो एक के साथ मैच कर रहा है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल पता है, दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन जिसमें एक प्लस हो एक माइनस का हो। और इस डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है बेटा जी, वो कहाँ से कहाँ होता है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, ये डायरेक्शन होता है पी का। तो बिल्कुल ठीक कहा, फर्स्ट वाला ए के साथ मैच कर रहा है, सेकंड वाला बी के साथ। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से इसका भी आंसर दे डालें। तो ये इस बार अब क्वेश्चन आपके बेटा जी ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है, आपने बताना है कि वो सही है या गलत है, बस ये चीज ही बताना है। और हम इससे काफी कुछ सीखेंगे, इनसे हमें आइडिया लग जाएगा कि क्या चीजें हैं इनके अंदर। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है, काफी अच्छा सेंस बनता है हमारे क्वेश्चन को समझने का इससे। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका आना स्टार्ट हो जाना चाहिए, तो बच्चे कमेंट करके बता दीजिए। 64 नंबर क्वेश्चन बच्चों का आंसर आना स्टार्ट हो गया, बहुत बढ़िया। ट्रू बोला जा रहा है, दो तीन बच्चों ने तो ट्रू कहा है इस स्टेटमेंट को। अपने भी चेक कर लेते हैं इस स्टेटमेंट। कहा गया दो एक जैसी बॉडी है ना, आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर, एग्जैक्टली इक्वल मास है उनका। एक को पॉजिटिव चार्ज दिया क्यू कूलम और दूसरे को इक्वल नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो उनके मास आफ्टर चार्जिंग आर डिफरेंट। बिल्कुल चार्जिंग के बाद डिफरेंट ही तो हो जाते हैं, बिल्कुल सही तो कहा जा रहा है। क्योंकि अगर वो दो आइडेंटिकल हैं आपको पता है, और जब चार्ज करते हैं एक पे प्लस का एक पे माइनस का, ठीक है ना, तो मास चेंज कैसे हो जाते हैं, देखो जिस पे प्लस का चार्ज है उसका जो मास है वो कम हो जाता है, जिस पे नेगेटिव है उसका बढ़ जाता है। तो ट्रू है बेटा जी, ये एकदम सही आपने बताया, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पहुंच चुका है। कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, जो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, जो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, क्या वो कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। अब आपको शायद पता हो कंजर्वेटिव नेचर वर्ड का मतलब। देखिए एक ऐसा फोर्स जिससे आप क्या निकाल लो, अगर बेटा जी वर्क डन निकालते हो, तो वो वर्क डन देखो, दो दो चीज बता रहा हूँ। या तो वो वर्क डन क्या है, क्लोज पाथ के लिए जीरो आ जाए, या फिर मैं तुम्हें बोल दूं कि वो पाथ इंडिपेंडेंट हो, पाथ इंडिपेंडेंट हो, तो ऐसे को कंजर्वेटिव नेचर कहा जाता है। ठीक है ना। अब आपने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। देखो ये फोर्स फॉल्स नहीं लिखा मैंने, तो आंसर आपके आने स्टार्ट हो गए, बहुत अच्छे। लेकिन गलत आ रहा है, कईयों का सही भी आ रहा है। देखो ये जो बात कही जा रही है ये बिल्कुल सही की जा रही है कि ये एकदम से सत्य वचन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है बेटा जी वो एक कंजर्वेटिव नेचर वाला फोर्स है। ठीक है, वो पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ इंडिपेंडेंट है। मैंने आपको जो पढ़ाया था तो मैंने बहुत सारी बातें बताई थी, जैसे अगर ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास इस तरह से, या फिर ये मान लीजिए मैंने आपको कहा एक चार्ज है, मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ाई थी, तो मैंने बताया था देखो, जब हम इस टॉपिक में पोटेंशियल पढ़ते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे, जैसे पोटेंशियल में हम कहते थे कि किसी एक चार्ज को उठा के दूसरी जगह पे ले आओ, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ ऐसे बातें की जाती थी। तो आप मुझे बताओ उसमें हम क्या बोलते थे कि ए से बी अगर चार्ज को लाना है, चाहे तुम इस पाथ से लेके आओ, चाहे तुम इस पाथ से लेके आओ, चाहे इस पाथ से लेके आओ, तो पाथ तो मैटर करती नहीं थी। क्यों नहीं करती थी, बिकॉज इस कंजर्वेटिव नेचर की वजह से। हम सिर्फ ये बोलते थे कि उसको इन्फिनिटी से यहाँ लाना है, आप सिर्फ लोकेशन बताते थे कहाँ से लेके आए हो और कहाँ लेके जाओगे, पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए कंजर्वेटिव नेचर का था। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पहुंच चुका है, आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। फॉल्स क्यों आएगा, आप फॉल्स कैसे बोल रहे हैं, कंजर्वेटिव नेचर ही तो है ये। तो ट्रू तो कहा है इसने, ये सही तो बोल रहा है, आप फॉल्स कैसे लिख रहे हो मुझे ये बताओ। चलो 66 का बता दो, 66 का बता दो। कहते हैं जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है आपको पता है, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, ये चीज जो है कहते हैं इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो माइक मैक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक लेवल मतलब आपको पता होगा, है ना जी, बड़े तौर पे, बड़े लेवल पे, एक लार्ज स्केल पे, इसका ये मतलब लार्ज स्केल पे इसको क्या इग्नोर किया जा सकता है, यस और नो, मतलब ट्रू या फॉल्स। सर सभी का आंसर एक जैसे ही होगा क्या।
तो आंसर आपने देना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल बेटा जी, ये एकदम से सही कह रहा है। हम इसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि मैक्रोस्कोपिक बड़े लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो वेरी लार्ज हो जाएगा, एन इज वेरी वेरी लार्ज, इसलिए नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसको। स्मॉल स्केल पे ही ठीक रहता है इलेक्ट्रॉन की टर्म में काउंट करना, आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पे इसको इग्नोर कर सकते हो। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहा। कहते हैं कि जो ऐसा यूनिट है किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इसका बेटा जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट जो होता है बेटा जी वो न्यूटन पर कूलाम होता है। क्या ये सही है या गलत है? इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए। ये तो आसान है ना, 67 नंबर क्वेश्चन। बहुत अच्छे, सौरभ का आंसर भी आ गया, अहिल्या का, काफी सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत अच्छे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है बेटा जी वो तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में एरिया, हालांकि कोस थीटा भी होता है, हम यहाँ यूनिट लिख रहे हैं तो कोस का तो कुछ होता नहीं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स बाय चार्ज और इनटू में एरिया है। अब आपको पता होगा फोर्स तो बेटा जी न्यूटन में होता है, चार्ज कूलम में और एरिया मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट होना चाहिए, तो यहाँ पर कुछ कमी दिख रही है, तो यानी ये पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर है फॉल्स, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। और दूसरा, ये एक्चुअल में यूनिट है किसका, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है। अगर आपसे क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता तो सही आंसर आ जाता। अगला क्वेश्चन देखें। कहा कि इलेक्ट्रिक फोर्स यानी चार्जेस के बीच में लगने वाला ना, दो चार्जेस के बीच में चेंज हो जाता है कब, इफ वी ब्रिंग अ थर्ड चार्ज क्लोजर टू दैट। क्या ऐसा होता है, दो चार्ज है, मान लीजिए बेटा जी एक Q1 है एक Q2 है ना, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ r है, और ये दोनों एक दूसरे पे कुछ F फोर्स लगा रहे थे। अब क्या किया, हम इनके पास में एक तीसरा चार्ज ले आए, क्या इनके बीच में जो पहले फोर्स लग रहा था, जो F लग रहा था, उस पे इफेक्ट पड़ जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, यस और नो, ट्रू और फॉल्स, बता दें। हाँ बिल्कुल ठीक, आप आपका आंसर सही आने लग गया है। तो ये फॉल्स है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखो इन दोनों के बीच की जो फोर्स है वो तो के Q1 Q2 by r स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है। अब ना तो के बदल रहा, ना इस Q1 Q2 को बदल रहे, ना बीच वाले डिस्टेंस को बदल रहे, तो फोर्स तो उतना ही रहेगा। तीसरे के आने से कुछ नहीं, तीसरे के आने से हम ये बोल दोगे इनके बीच में भी एक नया फोर्स लगने लग जाएगा, इनके बीच में भी एक नया फोर्स लगने लग जाएगा, उनका पहले जितना ही रहेगा। और इस प्रॉपर्टी को मैं बता दूं तुम्हें, इसको बेटा जी सैचुरेशन प्रॉपर्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सैचुरेशन प्रॉपर्टी, कि किसी थर्ड की प्रेजेंस से अगर दो के ऊपर दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स पे अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इस प्रॉपर्टी को सैचुरेशन प्रॉपर्टी कहा जाता है, ठीक है ना। ये काफी अच्छा पॉइंट पता लगा। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहा कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी आपस में क्या नहीं करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्या ये सही कहा जा रहा है या गलत कहा जा रहा है? आई थिंक सो इसका तो आंसर फटाक से आपका आ जाना चाहिए, बहुत सारे बच्चों का। बहुत अच्छे, इस क्वेश्चन का तो आंसर सही है यार, ये बिल्कुल ठीक तो कह रहा है, ट्रू है ये बात। क्यों है, देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, देखो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो इंटरसेक्ट वाले पॉइंट पे अगर हम देखें तो दो टेंजेंट बनेंगे। ये टेंजेंट क्यों बनाना है, क्योंकि टेंजेंट ही तो फील्ड की डायरेक्शन देता है। पहला टेंजेंट ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे दिया, दूसरे टेंजेंट के अकॉर्डिंग देखे तो वो कुछ इस तरफ डायरेक्शन दे रहा है। अब एक सिंगल पॉइंट पे दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कभी पॉसिबल नहीं होती बेटा जी, इसलिए ये इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं। तो इसलिए हमारी ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल एकदम से ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन। कहा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहाँ पर देखिए, ऑन एक्सेस ऑफ अ शॉर्ट डाइपोल, एक डाइपोल के एक्सेस पे एट अ डिस्टेंस आर, उससे आर डिस्टेंस पे, तो अपन देखिए बना लेते हैं। तो हमने क्या बनाया, एक डाइपोल बना लिया, ये उसका ए पॉइंट है, ये बी है, यहाँ पर माइनस का चार्ज रखा गया है, यहाँ पर प्लस का चार्ज रखा गया है। अब इसकी जो एक्सियल लाइन बना लेते हैं, देखो लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन होती है बेटा जी, इसी लाइन को अपन क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन बोलते हैं। तो ये लंबी कितनी मर्जी खींच सकते हो, ठीक है ना, ये एक्सियल लाइन है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में तुमसे कहा कि उसके ऊपर शॉर्ट डाइपोल है, मतलब इनका ये जो डाइपोल जो डिस्टेंस है ना कम है, उसके ऊपर कोई पॉइंट है बेटा जी, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते थोड़ा सा, डार्क ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बेटा जी इस पे कोई पॉइंट है पी, और डाइपोल से देखो सारा डिस्टेंस डाइपोल के सेंटर से तो मेजर होता है, तो यहाँ से बेटा जी जो डिस्टेंस है ये आर है, ठीक है। तो आपको बताना कि इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या इतना ही होता है, के पी स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर,
अब बहुत सारे बच्चों का आंसर आना स्टार्ट हो गया, बहुत अच्छे। तो बेटा जी देखो, शॉर्ट डाइपोल लिखने का मतलब ये आइडियल के लिए पूछ रहे हैं आपसे, आइडियल डाइपोल का कह रहा है। तो ये पहली तो ये स्टेटमेंट जो बता रहा है ये फॉल्स है, गलत है ये। अब गलत क्यों है, अब सही तो तुम भी बताओगे मुझे। तो आपको शायद पता हो कि अगर आप किसी डाइपोल के, जिसका बेटा जी जो टोटल डिस्टेंस होता है इसको 2a लिखते हैं ना, डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव p वेक्टर लगा सकते हो। तो इस p पॉइंट पे जो कि सेंटर से r डिस्टेंस पे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है k आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइड बाय आर क्यूब। जी ये फॉर्मूला होता है एक्सियल के लिए, एक्सियल। और वहीं आपको इक्वेटोरियल के लिए बोल देता तो के पी बाई आर क्यूब आ जाता। तो ये फॉर्मूले होते हैं एग्जैक्ट, है ना। तो यानी ये गलत लिखा गया था। अगला क्वेश्चन बढ़ाएं, स्क्रीन पे लेके आए, मुझे बता दो। अच्छा इसके बाद ना 4:20 पे, देखो वैसे तो 3 बजे यूट्यूब पे एक अगेन लाइव सेशन है, यानी इसके बाद यूट्यूब पे 3 बजे हमारी क्लास है। आप उस 3 बजे वाली क्लास के अंदर सेमीकंडक्टर टॉपिक पढ़ सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँ बेटा जी, सेमीकंडक्टर टॉपिक थ्योरी वाइज बताऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और फिर 4:15 पे जो क्लास है उसके अंदर कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी या कैपेसिटर वाला कंसेप्ट होगा। शाम को 6 बजे वाली जो क्लास है अन अकेडमी पे वो फ्री है, वो भी सारी क्लासेस फ्री है। तो शाम की अन अकेडमी की जो 6 बजे वाली क्लास है, मैं आपको बता दूं आज की, यानी 31 मई 2021 वाली, तो उस 6 बजे वाली क्लास में हम जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसके एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, यानी मॉडर्न फिजिक्स के। और 9 बजे भी क्लास है, उसके अंदर भी हम मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ेंगे। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से कहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है, चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स। चार्ज तुम्हें पता है प्लस प्लस भी हो सकते हैं, माइनस माइनस भी हो सकते हैं, एक प्लस भी हो सकता है, एक माइनस भी हो सकता है। पेयर तो हम कोई भी ले सकते हैं। अब इनके बीच में फोर्स तो या तुम इतना आसानी से तो गैस कर ही लोगे, जो प्लस प्लस है एक जैसे हैं ये रिपेल करेंगे, माइनस माइनस एक जैसे हैं ये रिपेल करेंगे, प्लस माइनस अलग अलग है अपोजिट अट्रैक्ट करेंगे। तो ये बिल्कुल सही कहा जा रहा है कि फोर्स इनके बीच में अट्रैक्टिव रिपल से दोनों हो सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। कहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट अ पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस is equals to algebraic sum of forces due to all charges at that point। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी पॉइंट पर किसकी वजह से, ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस इज इक्वल्स टू अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस। क्या कहते हैं, देखो भाई ये कोई एक पॉइंट है, इसके आसपास काफी सारे चार्ज है, मान लीजिए 1 2 3 काफी सारे चार्ज है। तो सबकी वजह से इस पॉइंट पे जो फील्ड टोटल होगा ना, कहता है वो आप क्या करो सभी की, मतलब इस वाला फील्ड निकालो, इस वाला फील्ड निकालो, इस वाला निकाल दो और उनको सिंपली अलजेब्रिकली जोड़ दो। आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा उस पॉइंट का, या उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा आपके पास। बताओ सही है गलत है। हम्म, बहुत अच्छी। गलत बोल रहा है, देखो एक वर्ड ने सारा गलत कर दिया इस क्वेश्चन को। वो वर्ड आपको पता लग गया होगा, एल्जेब्रिक सम लिख दिया। अरे यहाँ पर फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर टाइप की क्वांटिटी है, और वेक्टर वाली चीजों को वेक्टर के रूल्स के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं, एल्जेब्रिकली ऐड नहीं करते। हाँ अगर बेटा जी आपसे क्वेश्चन में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लिखा होता ना यहाँ पर, कि एक स्केलर था, तब ये स्टेटमेंट चल जाती, यहाँ पर ये गड़बड़ कर गया। तो इस तरह से ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी गलत है स्टेटमेंट। तो अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो कुछ स्क्रीन पे इस तरह से है। चार्ज ऑन अ बॉडी कैन हैव एनी वैल्यू ग्रेटर देन दिस। कहता है कि चार्ज किसी भी बॉडी पे इससे बड़ी वैल्यू का कुछ भी हो सकता है, मतलब इससे बड़ा होगा, ये सबसे कम है, चार्ज इससे बड़ा होगा, ठीक है ना। और कितना भी हो सकता है। काफी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है ना ये वाला। तो बेटा जी गलत बोल रहा है, ये फॉल्स है। क्यों, क्योंकि बोला इसने एनी वैल्यू, नहीं एनी वैल्यू नहीं होगी, चार्ज किसी भी बॉडी पे होगा ना, अगर इससे ज्यादा होगा ठीक है, लेकिन इसका हमेशा एक इंटीजर मल्टीपल में होगा, एक हमेशा इंटीजर मल्टीपल, यानी इंटीग्रल मल्टीपल अपन बोल देते हैं, इसकी टर्म में ही मिलेगा। यानी या तो इसका 1 गुना होगा, या इसका 2 गुना, या 3 गुना, या 4 गुना, या 5, इस तरह से एक इंटीजर नंबर में ही आपको चार्ज मिलेगा। इसको क्या कहा जाता है आपको शायद पता होगा, इसको कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहा जाता है,
क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है इस प्रॉपर्टी को, ये भी आप सब बच्चों को पता ही है। चलो अगला क्वेश्चन ले आए स्क्रीन पे। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो इस प्रश्न का आप आंसर दे चुके हैं आई थिंक, सो बहुत आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक इनफाइनाइट चार्ज शीट डिक्रीज होती है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है। ये बता दो, क्या आसान प्रश्न है? झूठ बोल रहा है भाई साहब, झूठ बोल रहा है। क्यों झूठ बोल रहा है आप मुझे बताओ, रीजन क्या है झूठ बोलने का? भाई रीजन क्या है झूठ बोलने का, मुझे ये बताओ। आपको शायद पता हो कि एक प्लेट से किसी भी डिस्टेंस पे आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करते हो, वो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पर जो ई है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन आर, आर होता ही नहीं इस फॉर्मूले में। डज नॉट डिपेंड अपॉन आर, आर पे डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, तो यानी ये गलत बोल रहा है, इंक्रीज डिक्रीज वाला कुछ ऐसा है ही नहीं, ऐसा सीन ही नहीं है। आप समझ चुके होंगे मेरी बात को। चलो अगला प्रश्न करें। तो अगला प्रश्न ये रहा, कहता है इज इट पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि दो सिमिलरली चार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, मतलब दोनों प्लस वाली हैं या दोनों माइनस वाली एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, ऐसा हो सकता है? जल्दी से बता दो मुझे। तो आपके आंसर फटाफट आने स्टार्ट हो गए, बोले अरे यस, इज दिस पॉसिबल, यस पॉसिबल है, ये ट्रू है। अच्छा जी, अब सबके दिमाग की बत्ती जल रही होगी है, समझ रहे हो ना, ये बात समझ रहे हो? अब चलो इसको करते हैं भाई, भाई इसमें होगा कैसे? तो सर ऐसा कैसे आप बोल रहे हो कि सर एक जैसे चार्ज वाले कर सकते हैं? देखो, मैं अगर तुम्हें बोल दूं, बोल के क्या ऐसे दिखाता शो करते भाई, भाई अब देखते थे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ऐसे दो बॉडीज बना ली। बोले देखो दो बॉडीज में क्या फर्क है, अगर आप जरा ध्यान से देखें तो एक का साइज बहुत बड़ा है, एक बहुत ही ज्यादा बड़े साइज की हो और एक छोटे साइज की हो, इस तरह से एक वेरी लार्ज साइज की हो जिसपे काफी सारा चार्ज है, और एक बहुत छोटे साइज की हो जिसपे चार्ज भी थोड़ा हो। ये बात को समझ रहे हो ना? अब होगा क्या, ये प्लस इतना ज्यादा है। अब देखो मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, मैंने कहा एक बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है, क्या इसका मतलब इसके अंदर नेगेटिव कहीं भी नहीं है? मुझे बता दो, यस और नो। मैंने बोला एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव नहीं, अरे नेगेटिव है, बट पॉजिटिव वाले ज्यादा है, कि जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स वो ग्रेटर है नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स, आप कुछ ऐसा समझ सकते हो, तभी तो पॉजिटिव चार्ज है। अब होगा क्या, अब जैसे ही एक ज्यादा चार्ज वाला प्लस इसके पास छोटा है, तो ये क्या करेगा, छोटे के अंदर चार्ज को इंड्यूस कर देगा। इंड्यूस कर देगा मतलब देखो कुछ ऐसे समझो कि इसके अंदर ऐसे दो प्लस का दिखा रखा है मैंने, बाकी इस तरह से प्लस माइनस बराबर है, यानी ओवरऑल देखो तो तुम पॉजिटिव चार्ज हुआ ना इस पे, लेकिन जैसे इसके पास लेके आई तो ये सारा माइनस वाला इधर खींच लेगा, तो माइनस वाला बेटा जी इधर आ जाएगा और प्लस वाला दूसरी तरफ हो जाएगा। हाँ हालांकि प्लस वाला ज्यादा है मुझे पता है, लेकिन नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, यानी बाय इंडक्शन इस तरफ नेगेटिव आ जाएगा और दूसरी तरफ प्लस आ जाएगा। अब आप देखो नेगेटिव चार्ज इसके नजदीक है, हालांकि थोड़ा कम है नेगेटिव चार्ज, लेकिन आप अब एक मुझे चीज बताओ कि जब आपने फोर्स पढ़ा है बेटा जी, तो फोर्स एक तो डायरेक्टली होता है चार्जेस के, और दूसरा जो फोर्स है बेटा जी वो आर स्क्वेयर के इनवर्सली होता है, यानी डिस्टेंस कम कर दो उसके स्क्वेयर टाइम्स फोर्स बढ़ जाता है। तो वेरिएशन ज्यादा भयंकर डिस्टेंस के साथ है, क्योंकि डिस्टेंस को अगर मान लीजिए मैंने 2 गुना कम किया तो फोर्स 4 गुना बढ़ जाता है, लेकिन चार्ज में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर देखो चार्ज इतना मैटर नहीं करता, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव चार्ज का इस प्लस वाले से कम है, और कम डिस्टेंस की वजह से इस नेगेटिव पे फोर्स ज्यादा लगेगा अट्रैक्टिव, और इन प्लस पे फोर्स कम लगेगा, कौन सा बेटा जी, रिपल्सिव। अब अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होने की वजह से ये इसकी तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, और इस तरह से दो सिमिलरली चार्ज बॉडी एक दूसरे को क्या कर देंगी, अट्रैक्ट कर लेंगी। क्या आपको ये चीज समझ आई, मुझे बता दो सब बच्चे, एक बार सब बच्चे चैट में लिख दीजिए कि आपको ये समझ आया जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ये अगली बार गलती मत करना इस चीज की, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चार्ज गिवन टू अ स्फेरिकल कंडक्टर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स एंटायर वॉल्यूम। एक स्फेरिकल कंडक्टर है आपके पास, कहता है जी आप जब उसको चार्ज देते हो ना, जैसे एक स्फेरिकल कंडक्टर है तो हमने क्या किया, उसको चार्ज दे दिया, कहता है वो सारा चार्ज ना
उसके पूरे अंदर जो वॉल्यूम होता है वहां पर फैल जाता है। क्या ये सही है या गलत है? आप जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए। जो आंसर आपके पहुंचने स्टार्ट हो गए, अरे झूठ बोला ना, ये फॉल्स है। क्यों? रीजन बता दो। देखो जी, स्पेरिकल कंडक्टर है तो सारा चार्ज कहाँ चला जाता है बेटा जी? आपको पता है, सारा चार्ज सरफेस पे चला जाता है, अंदर नहीं रहता इसके। इनसाइड चार्ज जीरो, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, कुछ ऐसा ही तो होता है। तो मैं अंदर वाले को कर देता हूँ साफ, क्योंकि चार्ज तो सारा सरफेस पे चला गया। चलिए अगला प्रश्न करें। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कहते हैं ये जो गोस लॉ है ना, ये वैलिड है सिर्फ और सिर्फ किन के लिए? फॉर द फील्ड्स विच फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। देखिए, जो ऐसे फील्ड जिनमें फोर्स जो होता है बेटा जी वो आर स्क्वायर के साथ इनवर्सली वेरी करता है, कहते हैं गोस थ्योरम उन्हीं के लिए वैलिड है। क्या ये सही बात बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? कमेंट करना स्टार्ट कर दिया आप आंसर? नहीं आंसर आ रहा तो मैं बता देखो बेटा जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड्स की खास बात होती है फोर्स आर स्क्वायर के इनवर्सली होता है। और ये गोस थ्योरम कंजर्वेटिव फील्ड के लिए ही वैलिड है जिसमें ये डिपेंडेंस आपको मिलता है। ठीक है, ये याद रख लीजिए बात। चलो अगला क्वेश्चन, आसान है इससे भी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह की क्वांटिटी है? क्या वो वेक्टर क्वांटिटी है? बहुत आसान है ये वाला तो। अब देखो इतनी जल्दी आंसर आ रहा है तुम्हारा। तो बेटा जी मुझे बता दो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। बेटा जी ये फॉल्स है, गलत है ये। कारण गलत, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बेटा जी, आपको याद हो शायद, फाई ई जो होता है वो ई का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है। अब डॉट प्रोडक्ट जिनके भी बीच में होता है वो हमेशा एक स्केलर होता है। तो यहाँ पर ये गलत बताया जा रहा है ना। चलो अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे कुछ पहुंच गया। कहते हैं मिनिमम फील्ड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, ध्यान से सुनना, वो कम से कम फील्ड बताओ जो चाहिए ब्रेक डाउन ऑफ एयर के लिए। देखो एयर के लिए, एयर का ब्रेक डाउन समझते हो? एयर के अंदर के जो पार्टिकल्स है ना उनमें प्लस माइनस को तोड़ना, अलग अलग करना। तो कहते हैं उसके लिए इतना फील्ड चाहिए मिनिमम। तो आपको वो दे रखा है, इसको डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। तो 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर दे रखा है। कहा देयरफॉर एक कंडक्टिंग स्फीयर, कहते हैं एक 10 सेंटीमीटर रेडियस वाला कंडक्टिंग स्फीयर है ना, जिसकी रेडियस इतनी, कैन इजिली होल्ड अ चार्ज, और वो इतना चार्ज होल्ड कर सकता है हवा में विदाउट ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन से टूटे। क्या ये बात सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है? देखो मैं फिर तुम्हें बताना चाहूंगा बेटा जी। कहते हैं कि आप देखो हवा है ना, उसका ब्रेकडाउन इतना है, मतलब इतना फील्ड होने पर वो ब्रेकडाउन हो जाता है उसका। फिर कहते हैं कि देखो एक स्फीयर जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर, जिसका इतना चार्ज है, क्या वो विदाउट ब्रेकडाउन के वो एग्जिस्ट कर सकता है? इनडायरेक्टली तुम क्या करो, देखो इस स्फीयर की इस रेडियस से और इस स्फीयर के चार्ज की वैल्यू से स्फीयर का फील्ड निकालो। अगर वो फील्ड इसके बराबर आ जाए या इससे कम आ जाए तो ठीक है, अगर इससे ज्यादा आ जाता है तो भैया वो चार्ज को लॉस करेगा ही करेगा। तो कमेंट करके आंसर बता दीजिए। 78 का, 79 का बोल रहा हूँ भाई, 79 का बोल रहा हूँ, 8 का नहीं बोल रहा। तो इसका आंसर अपन निकाल ही लेते हैं। देखो चेक करते हैं। देखो देखो एक स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ बेटा जी, Q/r² यही तो होता है। अब के आपको पता है 9 × 10⁻9, चार बेटा जी आपको दे रखा है 4 × 10⁻⁻6, और आर आपको कितना सेंटीमीटर में है ना, तो इसको मीटर में कन्वर्ट किया और 100 स्क्वायर कर दिया। तो बेटा जी इसको जब अपन सोल्व करते हैं ये आता है लगभग 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। लेकिन वोल्ट पर मीटर एक ही बात है, इतना वैल्यू आ गया। अब जरा इसको देखो, ये तो ब्रेक डाउन से ज्यादा है, ये तो ग्रेटर देन है ब्रेक डाउन वाली वैल्यू से। अब इतनी वैल्यू पे तो ब्रेक डाउन हो जाता है, ये तो उससे ज्यादा है, फील्ड तो स्ट्रॉन्ग है तो ब्रेक डाउन तो होगा ही होगा। यानी ये जो स्फीयर है ये भी ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसका चार्ज जो है वो लूज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये जो कहा जा रहा है स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। चलो क्वेश्चन पे बढ़े अगले पे। तो अगला प्रश्न देखो। अ, इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें। कहते हैं कि 3 इक्वल चार्ज हैं, सभी क्यू डैश है, सबको क्यू डैश से लिखा, कॉर्नर पे रखा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे जिसकी साइड ए है। फोर्स बताओ किसी एक पे लगने वाला। अब बना लेते हैं जैसा क्वेश्चन में कहा हमें। तो सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को बुला लेते हैं। तो ये मान लीजिए बेटा जी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है इस तरह से। ठीक है, अब आपको क्या कहा, उनके कॉर्नर्स पे 3 चार्ज है, क्यू डैश, क्यू डैश, क्यू डैश। किसी एक पे बताना। देखो किसी भी एक पे, चलो मैं इस पे चेक करता हूँ। देखो इस पे फोर्स कौन कौन सा लगा रहा होगा। तो इस पे एक फोर्स इधर लग रहा होगा, एक ये वाला इधर लगा रहा होगा, है ना। दोनों फोर्स हालांकि बराबर होंगी क्योंकि चार्जेस सभी बराबर है।
और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री होगा। यानी हम क्या करें बेटा जी, किसी भी एक फोर्स को निकाल लें, एंगल इनके बीच में 60 डिग्री है, रिजल्टेंट निकाल लेंगे अपन। तो पहले कोई एक निकालते, देखो ये डिस्टेंस ए है, तो फोर्स मैंने निकाला वो होगा के, इसका चार्ज दोनों क्यू ही तो है, क्यू लिख लेते हैं, क्यू डैश नहीं लिखते इसको। तो क्यू स्क्वेयर डिवाइड बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस बेटा जी कितना होगा, डिस्टेंस तुम्हें पता है, ये वाला ए इसका स्क्वेयर हो जाएगा, है ना, ये ही तो आएगा। दूसरा फोर्स भी तो इतना ही आएगा, सेम होगा वो। चलो अब वैल्यू निकालनी है हमें, तो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, अगर टोटल रिजल्टेंट फोर्स चाहिए तो क्या कीजिए, इसको टोटल को हम एफ नेट लिख देते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर, मतलब पहले की वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरे की वैल्यू का स्क्वायर, प्लस 2a इंटू बी इंटू कोस ऑफ 60। बस यहाँ पर सभी की सभी वैल्यूज पुट करनी है बेटा जी, सोल्व कर सकते हैं। देखिए ये दोनों बराबर हैं, ये आपके पास आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2f² प्लस में 2f², कोस 60 की वैल्यू मुझे बता दो कितनी होती है, कोस 60 हाफ होता है, आई थिंक सो। बेटा जी रूट ऑफ 3f² आ जाएगा आपके पास। अब रूट ऑफ 3f² है, रूट ऑफ 3f² ये आ गया। रूट ऑफ 3f की वैल्यू आपको पता ही है, के क्यू स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। सॉरी ये स्क्वेयर हट जाएगा ना रूट से, ये बेटा जी हट जाएगा, तो आपके पास जो आंसर आ गया बेटा जी वो आया के क्यू स्क्वेयर रूट 3/a²। क्या यही ऑप्शन उसमें दे रखा था, चेक करें, हाँ यही तो दे रखा है देखो, तो सही है यार, ये ट्रू कहा, ये ट्रू है मेरे भाई, ये ट्रू है। तो इस तरह से ये हमारे पास प्रश्न थे, क्वेश्चंस थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। एंड यहाँ खत्म होते हैं हमारी पहले चैप्टर के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, कुछ मैचिंग वाले क्वेश्चन भी हमने किए, एंड कुछ हमने ट्रू फॉल्स भी किए। ठीक है, अच्छा इनके अलावा भी काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो भी अपन डिस्कस करेंगे आगे आने वाली क्लासेस के अंदर, और साथ ही साथ हम चैप्टर नंबर जो 2 है उसके क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर देंगे।